हाँ हेलो जी सर, देख जी लीजिए। जी हाँ जी जी सर, वो अथी के बारे में सर कि किस किस बिंदु पर हम लोग सीनियरिटी के हम्म, अनुसार जीत सकते हैं जी जी, क्या और क्या जानना वरीयता। चाहते हैं? जैसे सर हम लोगों का जो वरीयता है कि ना, जी जी उसको जी। इसमें तार-तार कर दिया गया है और 4 साल पर प्रमोशन दे दिया गया। हम लोगों का हाँ प्रमोशन नहीं दिया हाँ गया है। हाँ सर, वो हमने देखा है जी और देखने के बाद ये स्पष्ट है कि जो आप वरीयता की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो स्नातकोत्तर जो आपका कैडर है, 3 कैडर बना हुआ है, जी जी तो 3 कैडर में ये है कि जो माने जो प्रमोशन हो जाएगा हेडमास्टर के लिए या प्रिंसिपल के लिए, जी तो जो +2 स्कूल्स हैं उसमें से तो प्रिंसिपल का पद होगा। जी और पूरे जो हिंदुस्तान में या नवोदय में चाहे जहाँ भी है, उसमें ये है कि जो लोग +2 में अपॉइंटेड है, जो हायर ग्रेड में अपॉइंटेड है, वे इनिशियल अपॉइंटमेंट से ही वे सीनियर माने जाते हैं। जैसे आप ही के यहाँ जो रेगुलर कैडर है, माने जिसमें जो वेतनमान पर हैं, उसके बारे में पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था और उसमें उन लोगों ने जो स्केल का डिस्प्यूट आया था, तो उसमें कोर्ट ने ये कहा कि फ्रॉम डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट वे सीनियर, क्योंकि नियम के तहत टीजीटी से पीजीटी में प्रमोशन होता है, इसलिए आपका पद जो है वो प्रमोशनल पद है। मतलब कि उनसे प्रमोशन होने के बाद आपके स्केल में वो आएंगे, आपके रैंक में आएंगे, आपके स्टेटस में आएंगे। सीधे जंप नहीं अगर करेंगे। इस हाँ सीधे जंप नहीं करेंगे। सीधे जंप नहीं करेंगे, मैंने प्रमोशन के बाद आपके बराबर बनेंगे। जी जी ठीक इसी तरह से आपको याद होगा या देखे होंगे आप, हम लोग के मैंने स्टेट ऑफ बिहार में 2 विंग था, हायर सेकेंडरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल। जी पहले जब दोनों को मर्ज कराया गया सरकार के नियमों से और उसमें डिस्प्यूट आया कि हु विल बी द सीनियर, तो उसमें हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और वो सुप्रीम कोर्ट से फॉर्म भी हुआ, जिसमें ये होल्ड किया गया कि जो हायर सेकेंडरी में अपॉइंटेड है वे फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग वे वरीय हैं। क्या ये नहीं कि उनकी वरीयता की निर्धारण कल से होगी, वे जिस दिन नियुक्त होते हैं उसी दिन से उनकी सीनियरिटी मान ली जाएगी। और इसके क्रम में जब दोनों को लगाया गया, तो जो हायर सेकेंडरी स्कूल में अपॉइंटेड थे वे सीनियरिटी में ऊपर प्लेस कर दिए गए और जो सेकेंडरी वाले थे वे नीचे चले गए। इसलिए जो प्रमोशन होगा वो उसी लिस्ट से होगा, यही ना है। दूसरी चीज हमने ये देखा है जो आपका स्थानांतरण का है, तो स्थानांतरण भी इरेशनल है, इसलिए कि वो आर्बिट्रेरी है, क्योंकि सेक्स के आधार पर, प्लेस के आधार पर और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आप किसी को कोई प्रिविलेज नहीं दे सकते हैं। यह आर्टिकल 15 का वायलेशन है, ठीक है ना। आर्टिकल 15 अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहता है कि रेस, कास्ट, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, ये सब प्लेस ऑफ बर्थ इसके आधार पर नहीं करेंगे। वो तो किताब में सीधे लिखा हुआ है, संविधान में 15 में आप खुद एग्जामिन कर सकते हैं। जहां तक निरंतरता की बात है, कंटिन्यूटी ऑफ द सर्विस का, तो कहने का यह सेंस है कि आपका डिमांड था और डिमांड के बाद रूल आया है, तो आपने हमारी मांग को मानते हुए वे बेनिफिट हमको दे दिया है, लेकिन अब डिस्प्यूट ये उठता है कि यह किस दिन से लागू होगा। ठीक है, ये कहते हैं कि इस नोटिफिकेशन प्रवृत्त होने के बाद जो आएंगे ये बेनिफिट हम उनको देंगे। आपका कहना है कि नहीं, जो प्रिंसिपल है वह एडॉप्टेड था, उस प्रिंसिपल के तहत हमने भी परमिशन लेकर के अपना दूसरे जगह पर गए और जा करके मैंने योगदान किया और कंटिन्यूटी में काम करते रहे, कभी भी ब्रेकेज नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में इसको प्रोस्पेक्टिव आप आज की तिथि से नहीं करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव करना चाहिए क्या? जी। तो ये बेनिफिट तो आपने हमको दिया, लेकिन जो ये लगा दिया कि नहीं आज से ये आज खत्म कर दीजिए, ये जो भी उस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके हैं एग्जाम के मोडालिटी है, उस मोडालिटी के आधार में हमारा निरंतरता मिलेगा क्या? जी।
जो संवैधानिक है, जो सरकार के नियमों के तहत है, तो प्रोटेक्शन तो आपको देना पड़ेगा। अगर प्रोटेक्शन नहीं देते हैं तो फिर हमको कुछ नहीं मिला ना। जी। आप सो मोटो नहीं ला रहे हैं, हमारे डिमांड के आधार पर कंसीडर करके आप ला रहे हैं। तो जब आज से करिएगा तो हमारे एजिटेशन का, हमारे डिमांड का तो कहीं कंसीडरेशन नहीं हुआ। सर 2012 नियमावली में भी है सर कि अनुमति लेकर के आप दूसरे में जा सकते हैं, ठीक ना। यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ सर कि मेरे भी यही कहने का सेंस है कि प्रीवियसली हमने भी लिया, अनुमति ले करके आपके रूल के तहत, इंडिकेशन के तहत हमने लिया कि हम जा सकते हैं। आपके अनुमति से हम जा करके अगर अपना ज्वाइनिंग करते हैं, काम करते हैं, मेरी अपॉइंटमेंट होती है, तो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का जो डिसीजन आप लेते हैं आप उस दिन से लागू करेंगे क्या? जी जी। और जो लोग भी उसके तहत आते हैं, जिन्होंने भी परमिशन लेकर के दिया है, उसको वह पीरियड मिलेगा। और प्रोटेक्शन का जो बात कह रहे हैं कि हम आज से देंगे, वो उस दिन से आप लागू करिए क्या? तो ये मॉडिफाई करने लायक, कंसीडर करने लायक सब चीजें हैं कि उसमें बहुत सा डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत से जगहों पर इधर से उधर हुआ है जो क्लियरिफिकेशन नहीं है। अगर वो क्लियर कोर्ट जाएगा तो वहाँ से क्लियरिफाई हो जाएगा, एक स्टैंड आ जाएगा क्या? दो कैडर है, जब आपने कैडर बना दिया उच्च और मान लीजिए माध्यमिक और उच्च का एक कैडर अलग अलग हो गया, तो जब दोनों का कैडर अलग है तो हु विल बी द सीनियर? जब कैडर अलग अलग है तो अलग अलग रहेगा ना, एक में कैसे हो जाएगा क्या? सही सर। और जब आपने मान लिया कि उच्च है, आप टेक्नोलॉजी पर जाइए, वर्ड पर जाइए, आप यही मान लीजिए कि एक कहता है माध्यमिक और एक कहता है उच्च, तो जब आप खुद उच्च मान रहे हैं, माने बेटर मान रहे हैं, आप उच्च मान रहे हैं, माने मेरिट में हमको ऊपर समझ रहे हैं, हमारा सब कुछ ऊपर है, तो आप हमको नीचे कैसे कर सकते हैं? तो इन सब चीज पहलुओं की जांच हो सकती है। जी। एक चीज था सर कि जैसे प्रमोशन में वो लोग को 4 साल के बाद प्रमोशन दे रहा है, हम लोगों का कोई प्रमोशन ही नहीं दे रहा है, चाहे वेतन में चाहे पद में कोई भी। ये भी तो भेदभावपूर्ण नीति है ना। वह भेदभाव है ही, पहले वो हेडमास्टर हो ही नहीं सकते हैं साहब। पहले तो ये जंपिंग प्रमोशन हो गया ना, मेरे कहने का ये सेंस है। और कानून के तहत ये हो गया कि वो डायरेक्ट अगर जाते हैं तो वो जंपिंग होगा। इसलिए जो हमने आपके रेगुलर वाले का केस किया था, उसमें हम लोगों ने एक टारगेट दिया था कि कैसे कैसे प्रमोशन की नियमावली है जो पूरे हिंदुस्तान में लागू है। और वह हिंदुस्तान में ये है कि पहले जो ये माध्यमिक वाले होते हैं, इनका उच्चतर माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में प्रमोशन होगा। तो पहले इनका आपके रैंक में उच्चतर माध्यमिक में प्रमोशन होगा, तब आपके सीनियरिटी में आएंगे और वहां से उनका इंटरटेन होगा। मान लीजिए जिस दिन उनका, मान लीजिए कि आप इस स्केल में जिस दिन आएंगे, इस ग्रेड में आएंगे, इस कैडर में आएंगे, वह उनका इनिशियल अपॉइंटमेंट इन द कैडर होता है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं बता रहा हूँ, एक आदमी एडीएम के रूप में काम करता है, एक डीएम के रूप में काम करता है। मे बी कि इसका लंबा समय है, एडीएम साहब का बहुत लंबा समय है, 10 साल 15 साल के बाद एडीएम बनते हैं। और एडीएम बनने के बाद इनका प्रमोशन होता है तो वे डीएम बनते हैं। लेकिन जो डीएम बनता है वह इनिशियल अपॉइंटमेंट से मान लीजिए अलर्ट सर्विस करके आता है, तो वो फ्रॉम द डेट ऑफ द इनिशियल अपॉइंटमेंट जाएगा, और इनका जिस दिन प्रमोशन होगा उस दिन से उस रैंक में जाएंगे। या वो पहले से है? वो पहले से है ना, तो वो अगर कल बहाल हुआ है, इनका प्रमोशन आज हो रहा है, तो 19 साल की सेवाएं इनका प्रमोशन के लिए कंसीडर होगा कि माने ये आपके कैडर में जाएं, उस कैडर में, उच्च कैडर में जाएं। हेडमास्टर के कैडर के लिए इनका कंसीडर नहीं होगा जब तक ये उच्च कैडर में नहीं जाते। और जिस दिन मान लीजिए आईएएस सीधे आता है तो उसी दिन ऊपर ये हो जाएगा। तो यही बात तो मैंने कहा कि इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो हायर सेकेंडरी का होल्ड हुआ था, सेम प्रिंसिपल विल बी अप्लाई हियर ऑल्सो क्या? जी सर। ये कि सर एक और है कि जैसे वही माध्यमिक जो प्राइमरी सेक्शन का जो नियमावली है, उसमें 12 साल के बाद में एक पद का जंप होता है, ठीक ना। और यहाँ 2 पद 10वीं साल में कर सकते हैं और एक पद का जंप मात्र 4 साल में कर सकते हैं।
ये भी तो एकदम नियम कानून के ना, वो विरुद्ध है। तो डिस्क्रिमिनेशन है। दोनों के पैनल जब अलग अलग बनेंगे, दोनों के कैडर अलग अलग बने हैं, तो पहले उनका कैडर होगा, क्वालिफाई करेंगे, आपके कैडर में आएंगे, उसके बाद ऊपर के कैडर में जाएंगे ना। तो आप तो उस कैडर में पहले से हैं, 2 दिन पहले अगर आपकी नियुक्ति है तो उस कैडर में आप ऊपर आते हैं क्या? जी जी। तो वैसी स्थिति में वे पहले आपके कैडर में जाएंगे। बरस से मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कभी भी है तो सेकेंडरी में है तो उनको नहीं ना मिलेगा। कभी सीधे प्रधानाध्यापक कैसे बने? नहीं बनेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये जो भी होगा पहले आपके कैडर में आएंगे तो वे नीचे जाएंगे। जिस दिन प्रमोशन हो करके आएंगे ना तो कैडर में वे लास्ट पर्सन होंगे। आप पहले से हैं तो आप उसमें ऊपर रहेंगे। कभी भी नीचे से ही ना ऊपर आदमी चढ़ता है। जैसे सीढ़ी आप एक एक करके चढ़िएगा तो एक सबसे ऊपर वाले सीढ़ी पर थोड़े चढ़ जाएंगे ना, नीचे से धीरे धीरे नीचे से एक एक स्टेप चलेंगे। और जो पहले से चढ़ा हुआ है तो वो तो आगे है, वो हमेशा आगे रहेगा। जी, वो तो हमेशा आगे रहेगा। बहुत बढ़िया उदाहरण। जी, मान लीजिए सीनियरिटी विल बी डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ ए लेंथ ऑफ द सर्विस इन ए पार्टिकुलर ग्रेड। तो जिस ग्रेड में आप कर रहे हैं उसकी सीनियरिटी ना मेंटेन होगी, इनका कहाँ से मेंटेन होगा? ये तो आप में जाएंगे तो नीचे से जुड़ जाएंगे, और जिस दिन जाएंगे उस दिन से इनकी सीनियरिटी मेंटेन होगी। यही तो लॉ कहता है क्या? जी जी, यही सब चीजें हैं, डिस्क्रिपेंसी है। इसमें सर एकदम निश्चित हम लोग का जीत होगी। देखिए सर, ये सब सेटल प्रिंसिपल एडवोकेट और आप एक बुद्धिजीवी जो सेटल प्रिंसिपल है वो देखता है ये कमियां है क्या, और जुडिशियल स्क्रूटनी की जगह है जिसमें ये दिखावे कि हाँ पूर्व में हुआ है। मान लिया जाए 1 मिनट के लिए हम ये कहते हैं कि एक रेगुलर स्केल है। एक मान लीजिए कि आप जिला परिषद में आते हैं, उसी रैंक में आते हैं, उसी पद पर आते हैं, उसी स्टेटस में आते हैं, तो दोनों का सर्विस कंडीशन दो नहीं ना होगा। मान लीजिए कि आप ही के जो लोग हैं और वेतनमान में काम कर रहे हैं, क्या उनका प्रिंसिपल है? जो मैं कह रहा हूँ वही प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल कहाँ से आया है? तो इसी हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ है क्या? और सरकार अगर उनकी बातों को मान रही है तो फिर इनकी बातों को नहीं मानने का क्या औचित्य है? ये जानबूझ करके सर पक्षपातपूर्ण है। जी ठीक है सर, धन्यवाद सर। इस बात को सर अन्य टीचरों को भी सुनाऊंगा सर। एकदम ये कि वह क्लेम अगर मानेंगे तो वो आपको मिलना चाहिए। अरे मिलेगा तो हम लोग तो यही कर सकते हैं ना, मिलना चाहिए। अरे न्याय है, न्याय के तहत है, तो जब न्याय के तहत है तो आपको मिलेगा क्या? निश्चित। जी, धन्यवाद सर। फिर धन्यवाद, प्रणाम।